हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो चलो हम अपने लेक्चर को आगे की ओर चलाते हैं। तो देखिए, सामान्य अर्थ में हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जिसके उपयोग से लाई जाने वाली ऊर्जा को हम दोहन कर सकते हैं तो वह ऊर्जा के स्रोत कहलाती है। ठीक है, जो अंडरलाइन की हुई मेरी बातें हैं सारी, वह बात बताऊंगा आपको सिर्फ मैं इस लेक्चर में, और वही बातें आपको नोट करनी है। हम देख सकते हैं कि ऊर्जा के कुछ स्रोतों की एक लघु समय अवधि के बाद पुनः प्राप्ति की जा सकती है, तो वह ऊर्जा के कौन से स्रोत कहलाते हैं? नवीनीकरण स्रोत कहलाते हैं। अपने दिमाग में रख लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और दूसरी बात मैं कहूँ, ऊर्जा के वे स्रोत लघु समय अवधि के अंदर जिसकी पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती, तो वो कौन से अनवीनीकरण स्रोत कहलाते हैं ऊर्जा के लिए? ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, जो कच्चा तेल है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है, तो इनको जो हम पुनः प्राप्ति नहीं कर सकते, तो ये ऊर्जा के कौन से अनवीनीकरण स्रोत कहलाएंगे? अपने दिमाग में रखना, ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए जरा मैं ये बातें आपको पढ़ के बता दूं, ये थोड़ी मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है कि ये सच है कि वर्तमान में हमें उपयोग के लिए ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा अनवीनीकरण स्रोत से ही प्राप्त हो रहा है, जिनमें जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैसें भी शामिल है। वर्तमान और भविष्य की ऊर्जाओं की हमारी आवश्यकता को देखते हुए यह अपेक्षा की जा रही है कि यदि कोई नए तेल कूप नहीं मिले तो आगे आने वाले 30-35 सालों के अंदर हम क्या है, तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार जो समाप्त हो जाएंगे। इसी कारण कोयले के भंडार अधिक से अधिक और 100 वर्षों तक चल पाएंगे। अतः हम ऊर्जा के इन अनवीनीकरण स्रोत का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करें, जरा ध्यान से करें और कम से कम उपयोग करें। ठीक है, आप भी ये ध्यान रखना, आप भी जो अपने ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोत है इनका थोड़ा विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें। ठीक है, ये अंडरलाइन जो की हुई मैंने बातें हैं कि प्राकृतिक यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्व जो है अनवीनीकरण स्रोत में से भी एक है। जब यूरेनियम दो या अधिक खंडों में विभक्त होता है, जब यूरेनियम दो या अधिक खंडों में बंटता है, तो अत्यधिक ऊर्जा मात्रा में हमें क्या मिलती है? मुक्त मिलती है, जो ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। ठीक है, तो ऊर्जा के जो प्राथमिक स्रोत है जिससे हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, तो हमारी जरूरत का लगभग 85% 85% भाग जीवाश्म ईंधनों द्वारा ही दहन द्वारा पूरा किया जाता है। ईंधनों का प्रमुख घटक कार्बन होता है। तो जीवाश्म ईंधन हमारे यातायात की आवश्यकता के लिए उपयोगी में लाए जाते हैं। जैसे आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक साल की विद्युत आपूर्ति के लिए एक साल की विद्युत आपूर्ति के लिए विश्व भर में लगभग 1.9 अरब टन कोयला जलाया जाता है, और जीवाश्म ईंधनों में बहुत बड़ी मात्रा में रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है। जो मैंने बात दोस्तों अंडरलाइन की वही आपको अपनी नोटबुक में उतार दिया। हाँ, तो रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है। यह संचित ऊर्जा अन्य रूपों में जैसे ऊष्मा प्रकाश यांत्रिक ऊर्जा में भी परिवर्तित होती है। ये आपको ये जानने में रुचि बड़ी होगी कि जीवाश्म ईंधन बनने कैसे, इनका निर्माण कैसे, इंपॉर्टेंट है। हम पिछली क्लासों में भी इसके बारे में बहुत सारे पढ़ चुके हैं कि अरब खरबों साल पहले पौधे जीवाश्म अवशेष भूमि के नीचे दब गए थे, और साल दर साल पृथ्वी की करोड़ के ताप तथा मिट्टी एवं चट्टानों के दाब के कारण दबे हुए अपघटित कार्बनिक पदार्थ जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित हो गए। कोयले का निर्माण भी अन्य जीवाश्म ईंधनों की तरह ही होता है, परंतु इसके निर्माण की प्रक्रिया जो है कोयला भन क्वालिफिकेशन के द्वारा होती है, उच्च ताप दाब की स्थिति में अपघटित होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंडरलाइन कर लो, इसको भी आप उतार लेना। ठीक है, तो पादप पदार्थों से भी कोयला बनता है। हालांकि इस प्रक्रिया में दूसरे ईंधनों के निर्माण की अपेक्षा कम समय लगता है ना। कोयले का संगठन
एक सार नहीं होता, ये क्षेत्र के अनुसार बदलता है। कोयले के संगठन को प्रभावित करने वाले कारकों में पादप पदार्थ का संगठन और कितने दिनों तक वह अपघटन की प्रक्रिया में रहा प्रमुख कारक है। कोयले की भी कई प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं कोयले। कौन कौन सा कोयला होता है? पिट कोयला होता है, लिग्नाइट कोयला आता है, उप बिटुमेनी और बिटुमेनी पहली प्रकार का कोयला जो है IHV कोयला है, जो मृत अपघटित पदार्थों के संग्रहण मात्र है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं इस बात को। तो विघट काल में पीट को लकड़ी के विकल्प के रूप में ईंधन की तरह प्रयोग किया जाता है। तो इतना पीट कर रूपांतरित हो जाता है। ये भूरे रंग की चट्टानों के रूप में मिलता है, जिसकी पादप पदार्थों को भी ये पहचान सकता है और इसका कैलोरी मान तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम होता है। ठीक है, मुख्यतः पीट कर कोयला बनाने की अवस्था में लिग्नाइट के बीच की अवस्था में आ जाता है। इसके बाद अवस्था है जो कि हल्के काले रंग की संरचना होती है, जिसमें बहुत कम दृश्य पादप पदार्थ होते हैं। इस प्रकार कोयले का कैलोरी मान आदर्श कैलोरी मान से कम होता है। कोयला सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है, ये एकदम काला, बहुत ही सघन और भंगुर होता है। इस प्रकार के कोयले का कैलोरी मान सर्वाधिक है। ये बात आप मत उतारना भी, नोटबुक में क्वेश्चन के माध्यम से आपको करवा दूंगा। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों करा दूंगा। चलो आगे चलते हैं। तो आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि कोयले में विद्युत ऊर्जा कैसे बनती है ना। तो ये नोट जो है, ये आप एक बार अपने घर पे पढ़ना इसको और समझना। मैं सिर्फ इस लेक्चर में मोस्ट बातें बताऊंगा जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हाँ, आपको ये ध्यान रखना, ये भी बात आप अंडरलाइन कर लो कि अंटार्कटिका को छोड़कर, जो अंटार्कटिका द्वीप है उसको छोड़कर बाकी सारी पृथ्वी के बाकी कई स्थानों पर तेल और गैस क्षेत्र पाए जाते हैं ना। इन क्षेत्रों में कुछ मात्रा में गैस उपस्थित रहती है, परंतु प्राकृतिक गैस जो है मीथेन को बनने में इतना समय नहीं लगता ना। भूमि में अन्य स्रोतों की तरह प्राकृतिक गैस के भी भंडार होते हैं। मीथेन मुख्य रूप से दलदली इलाकों में पाई जाती है। ये जानवरों की पाचन प्रणाली का एक उप उत्पादक भी है। ठीक है, तो हालांकि प्राकृतिक गैस एक ऐसे जीवाश्म ईंधन है, ये गैसोलीन से ज्यादा अच्छा ईंधन है, परंतु ये जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस है। और पेट्रोल और डीजल, जो क्या बात किसकी बना? पेट्रोल और डीजल की। पेट्रोल और डीजल की तुलना में मात्रा में, एक मिनट दोस्तों, हाँ, पेट्रोल और डीजल की तुलना की मात्रा में ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद प्राकृतिक गैस सीमित संसाधन की श्रेणी में आती है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा प्राप्त करने वाली के साथ लाभ और कमियां दोनों हैं। ठीक है, क्या है? जीवाश्म ईंधनों से ऊर्जा प्राप्त होने वाली के लाभ और कमियां दोनों हैं। पहले हम लाभों की बातें करेंगे। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधनों से ऊर्जा का उत्पादन करना तकनीकी दृष्टि से आसान है और इसकी लागत भी कम आती है। लाभ की बातें करेंगे। तो मैं ये आपको, ये जो सारी बातें हैं आपको लाभ और कमियां वाली आपको नोट करनी है अपनी नोटबुक में। ये बातें मैं आपको पढ़कर नहीं बताऊंगा दोस्तों, मेरे पास इतना समय नहीं है। जहां तक ये पॉइंटेड बातें हैं सारी की सारी आपको क्या करनी है? अपनी नोटबुक में उतारनी है।
चलो ये नोट पढ़ते हैं। जीवाश्म